स्वागत है आप सबका आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। आज हम डिस्कस करेंगे 30 अप्रैल 2020 दिन बृहस्पतिवार की करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन ने कहा कि हाल ही में वर्क फ्रॉम होम के कारण साइबर हमलों में वृद्धि की संभावना है। जैसा कि हमने देखा कि कोविड-19 के प्रभाव के कारण बहुत सारे जो काम हैं वो घर से होने लगे, और घर से होने के कारण कह सकते हैं कि थोड़ी सी सिक्योरिटी जो होती है, जो कंपनी के अंदर रह करके होती है वो सिक्योरिटी, और अगर हम बाहर ढंग से काम करें तो उसकी सिक्योरिटी में फ़र्क होता है। इसलिए राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन ने एक सचेत किया है कि साइबर हमले बढ़ सकते हैं। अब साइबर हमले किस पे हो सकते हैं, तो देखिए बैंकिंग सिस्टम हो गया, बिजली हो गया, परिवहन हो गया, दूरसंचार, ऊर्जा जैसे जो उपक्रम हैं उनके ऊपर खतरा रहता है साइबर अपराध का। साइबर अपराध का मतलब ये जैसे कि आपका कोई डेटा छेड़खानी कर दे, कोई डेटा बदल दे, ऐसे अपराध साइबर अपराध की श्रेणी में आते हैं। अब अगर बात करें राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन की, तो राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन ये स्थापना हुई थी 2004 में। इसकी स्थापना 2004 में की गई थी। यह एक खुफिया एजेंसी है, याद रखें, यह एक खुफिया एजेंसी है जो पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री ऑफिस के अंडर में काम होती है। और किसके, अगर मैं कहूँ पीएमओ में काम हो, पीएमओ ऑफिस के में काम होता है, और साथ साथ में किसके अधीन रहती है, तो एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के हाथ में रहती है। तो वर्तमान में एनएसए अगर हमारे कौन है, तो श्री अजीत डोभाल जी हमारे एनएसए हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारत के अजीत डोभाल जी हैं। तो बात क्लियर हो गई कि राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान की स्थापना कब हुई, कहाँ काम करती है एजेंसी, तो पीएमओ ऑफिस में काम करती है, और किसके अधीन काम करती है, तो एनएसए के काम अधीन कर रह कर करती है। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न देखते हैं, स्मार्ट सिटी अगरतला ने कोविड-19 सैंपल टेस्टिंग के लिए मोबाइल कियोस्क का उपयोग किया। ये मोबाइल कियोस्क क्या है, जैसे कि आप देखते हैं, जैसे क्या होता है, आइसक्रीम वेंडर जो होते हैं, 3 पहिए वाला जो वाहन होता है, ठीक उसी तरीके से एक व्यवस्था है जिससे कि आप हॉस्पिटल ना जा करके, आप हॉस्पिटल ना जाएं और सीधे ये दरवाजे दरवाजे आकर के जो 3 पहिया वाला कह सकते हैं वाहन है, ये दरवाजे दरवाजे आकर के आपकी रिपोर्ट लेगा, आपकी जांच करेगा, नमूना संग्रह का काम करेगा। ठीक है, तो ये काम करेगा मोबाइल कियोस्क। ठीक है, आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, और ये व्यवस्था भी हाल ही में अगरतला ने लॉन्च करी है। स्मार्ट सिटी अगरतला की अगर बात करें, तो अगरतला को स्मार्ट सिटीज़ के रूप में, स्मार्ट सिटी जो प्रोग्राम था उसके तहत 2015 में शामिल किया गया। तो 2015 से अगरतला स्मार्ट सिटीज़ के रूप में अंगीकार है, या कह सकते हैं कि स्मार्ट सिटी चुनी गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण विकास की गति को तेज करने के लिए एक तो ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन और दूसरा स्वामित्व योजना को प्रारंभ किया है। ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन, देखिए मैं बार बार कहता हूँ, अभी पंचायती राज दिवस जब हुआ 24 अप्रैल को, तो एक विचारधारा रहती है कि गांधी जी के एक विचार था कि गांवों में सर्वाधिक स्वराज की आवश्यकता है, या ग्रामीणों में विकास की आवश्यकता है, तो गांवों में, ठीक है, गांवों पर काम होना चाहिए। इसीलिए ई ग्राम स्वराज नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री द्वारा। और दूसरी चीज़ मैंने बोली स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हाल ही में आप लोगों से मैंने करंट अफेयर की क्लास में एक्चुअली डिस्कस किया था कि मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि वो ड्रोन द्वारा नक्शे बनाएगी, ड्रोन द्वारा निगरानी करेगी खेतों की, ये काम करने की बात करी थी। अब स्वामित्व योजना कहाँ काम करेगी, अन्य प्रदेशों में इसको लॉन्च कर दिया है सरकार द्वारा। तो ड्रोन से निगरानी हो गया, भूमि का नक्शा निर्माण हो गया, या राजस्व संग्रह हो गया, या सारा काम स्वामित्व योजना के अंडर में होगा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री द्वारा ये कार्यक्रम लॉन्च किए गए हैं, तो दोनों चीज़ों को याद रखिएगा, ई स्वराज एप्लीकेशन और दूसरा स्वामित्व योजना प्रारंभ की गई है। स्वामित्व योजना के बारे में मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर दी हैं, तो आप याद रखें। अगला प्रश्न है, जर्मनी आयोजित पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग के 11वें सत्र में भारत की ओर से प्रकाश जावड़ेकर जी शामिल हुए। तो प्रकाश जावड़ेकर की जब बात आती है, तो प्रकाश जावड़ेकर कौन है हमारे? प्रकाश जावड़ेकर हमारे पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। अब जो ये जर्मनी में कह सकता हूँ पीटर्सबर्ग जो क्लाइमेट डायलॉग आयोजित हुआ, इसमें जितने भी लोग शामिल हुए वे सब कौन थे? पर्यावरण मंत्री थे। कह सकता हूँ मैं सीधे तौर पर कि यह पर्यावरण मंत्रियों की एक बैठक थी। ठीक है, इसमें भारत की ओर से श्री प्रकाश जावड़ेकर ने भाग लिया। अगर मैं बात करूं इस संवाद की अध्यक्षता की, इस डायलॉग की अध्यक्षता की, तो इस डायलॉग का अध्यक्षता की है यूके ने। जहां अगर मैं बात करूं कहां पर आयोजित की गई, तो जर्मनी, और अगर मैं बात करूं कि अध्यक्षता किसने करी, तो यूके ने इसकी अध्यक्षता की। दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। इसी डायलॉग में लगभग 30 कंट्रीज़ अवेलेबल रही, लगभग 30 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, भाग लिया।
अब बात करते हैं भारत का इसमें क्या योगदान रहा। तो भारत का योगदान इसमें ये रहता है कि भारत ने एक सुझाव दिया है कि जलवायु के ऊपर बेहतर ढंग से प्रौद्योगिकी पर काम किया जा सके। एक तो ये बोला है कि जलवायु प्रौद्योगिकी को ढंग से शामिल किया जाए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ इन्होंने ये बोली है, प्रकाश जावड़ेकर जी ने वहाँ पर जा करके, कि जितने भी विकासशील देश हैं वो मिल करके एक ट्रिलियन डॉलर की व्यवस्था करें और जलवायु प्रौद्योगिकी के जो सुझाव दिया है उसमें काम करें और बेहतर ढंग से अपनी, कह सकते हैं कि, भागीदारी निभाएं। तो ये आपको याद रखना है कि पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग के 11वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है, तो जर्मनी में। इसकी अध्यक्षता किसने करी है, तो आप बताइएगा, यूके ने इसकी अध्यक्षता करी है और भारत की ओर से श्री प्रकाश जावड़ेकर जी शामिल हुए। ठीक है, अगला देखते हैं। जल शक्ति अभियान के तहत जल संरक्षण प्रयास प्रारंभ किए जाएंगे। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो 2000 लास्ट जो इलेक्शन हुए हैं 2019 वाले, इसी इलेक्शन के बाद एक नया मंत्रालय गठित किया गया। इसका नाम था जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है, तो जल शक्ति मंत्रालय से सीधा प्रूफ ये जाता है कि जल को शक्ति के रूप में प्रयोग किया जाए और इसी के अंतर्गत जल संरक्षण प्रयास आरंभ किए जाएंगे। ये जल संरक्षण होंगे क्या? जल संरक्षण सबसे बड़ा, अगर प्रमुख योगदान की बात करूं तो ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़ा योगदान देगा। जो रूरल क्षेत्र हैं उनमें सबसे बेहतरीन काम करेगा जल संरक्षण। अगर जल का संरक्षण करते हैं तो खेतों को सींचने में या अन्य कामों में खासा लाभ मिलेगा। अब जब ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर ये दृष्टिकोण बना ही लिया है तो जाहिर सी बात है, इस समय चल रहा है लॉकडाउन। ठीक है, इस समय लॉकडाउन चल रहा है, तो इसलिए जल शक्ति मंत्रालय क्या करेगा, ग्रामीण बल का काम करेगा। ग्रामीण जो श्रम बल होगा, जो गाँव के लोग होंगे उनको इसमें जुटाएगा और खासकर जुटाएगा किस पहलू से, तो मनरेगा जैसी योजनाओं के तहत। अगर हम थोड़ा सा मोटा सा समझें तो मनरेगा जैसी योजनाओं के तहत जल संरक्षण के काम किया जाएंगे और उसके लिए बेहतर ढंग से जल शक्ति मंत्रालय काम करेगा। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय अभी जो जल संरक्षण का कार्यक्रम है वो लगभग 256 जिलों में काम कर रहा है। देश के 256 जिले ऐसे हैं जहाँ पर जल की आपूर्ति बड़ा मुश्किल है या जल का संकट है, तो उनको कवर करने का काम किया जाएगा जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। जल शक्ति मंत्री हमारे कौन हैं, तो ये आपके लिए एक प्रश्न है जो आप हमें बताएंगे कि जल शक्ति मंत्री कौन है हमारे। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा है कि ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्री बैठक रशिया में आयोजित होगी। अब ब्रिक्स की बात करते हैं तो मैं बार बार कहता रहता हूँ कि ब्रिक्स में कितने देश हैं, कुल 5 देश। बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, आप लोग मुझे बताइएगा कि ब्रिक्स की स्थापना किस वर्ष हुई। ब्रिक्स में पहले केवल ये संगठन एक ब्रिक का था, लास्ट में साउथ अफ्रीका जुड़ता है, इसीलिए इसका पूरा नाम होता है ब्रिक्स, और साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ता है। अतः आप बताइएगा कि ब्रिक की स्थापना कब हुई थी, पहली बार ऐसा संगठन कब बना था ब्रिक का। ठीक है, अगर मैं बात करूं ब्रिक्स की तो इसी में मैंने बोला वित्त मंत्रियों की बैठक आयोजित होगी। ठीक है, वित्त मंत्रियों की बैठक आयोजित होगी, माफ़ करिए यहाँ पे वित्त मंत्री नहीं, आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, यहाँ पर विदेश मंत्री है, माफ़ी चाहूँगा, विदेश मंत्रियों की बैठक है। तो विदेश मंत्रियों की जो बैठक है उसका आयोजन होगा रूस में। भारत की ओर से विदेश मंत्री भाग लेंगे एस जयशंकर जी इसमें भाग लेंगे, जो रूस में ब्रिक्स देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक होगी। ठीक है, इन ब्रिक्स देशों की इतनी भागीदारी है कि पूरी दुनिया में 2018 के दौरान लगभग 18.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था इन्हीं 5 देशों के पास है। तो समझ सकते हैं कि ब्रिक्स एक उभरता हुआ हब है जो बहुत ही बड़ा काम कर रहा है। तो ये बात हमें याद रखनी है कि ब्रिक्स देशों की विदेश मंत्री की बैठक कहाँ होगी, तो आप बताएंगे रशिया में। भारत की ओर से कौन भाग लेगा, तो हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी। तो आप हमें बताइएगा ब्रिक्स की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, मशहूर अभिनेता इरफान खान जी का कैंसर से निधन हो गया है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, मैंने इरफान खान जी की बायोग्राफी के ऊपर पूरा वीडियो बनाया है, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा जाकर के, प्लेलिस्ट में जाकर के। ठीक है, तो इरफान खान जी का निधन हो गया। इरफान खान जी का जो निधन हुआ है वो हुआ है 29 अप्रैल को। ये कोकिलाबेन हॉस्पिटल में भर्ती थे और मुंबई के वहीं पर इनका निधन हो गया है। 2 साल तक काफ़ी जद्दोजहद उन्होंने की, तो ये बड़ा दुखद समाचार रहा फिल्म जगत के लिए और हम सबके लिए कि इरफान खान जी का निधन हो गया है। तो सारी मैंने चीज़ें इरफान खान जी से संबंधित वहाँ पर समझाई हैं। इरफान खान सर की फिल्में, अंतिम फिल्म, पहली फिल्म, नाटक, सब कुछ जितना इससे संभव हो सकता था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापना की बात कही गई है, ये कहाँ स्थापित किया जाएगा, गांधीनगर में किया जाएगा। देखिए है क्या ये गांधीनगर में स्थापित करने के लिए थोड़ा सा
एक अजीब सा लग रहा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र ये नया क्या है। तो नया कुछ नहीं है, जितनी भी इंटरनेशनल लेवल की कंपनीज़ होती हैं, जितनी भी ऐसे काम करती हैं जो कि वित्तीय बाजार में हमारी विनियमित करती हैं या कह सकते हैं कि अधिकार रखती हैं, उनके ऊपर पूरी तरीके से बेहतर तरीके से वित्तीय सेवाओं की निगरानी रहेगी। और जो उनकी जो कह सकते हैं कि जो खर्च हुए या सारी चीज़ों का वित्तीय लेन देन रहा, वो सारी जानकारी में रहेगा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में। वित्तीय सेवा केंद्र में अगर बात करूं तो इसमें कुल 9 सदस्य होंगे। 9 सदस्यों की अगर मैं बात करूं तो 9 सदस्यों में से एक तो इसका अध्यक्ष होगा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र का, और 2 सदस्य इसमें होंगे वित्त आयोग से, 2 सदस्य वित्त आयोग से होंगे। अन्य सदस्य आरबीआई, सिडबी जैसे संगठनों से भी अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। बट अभी जो बात चल रही है वो इतना आप याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो गुजरात के गांधीनगर में। काम क्या होगा, जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियां भारत में हैं उनका जो भी विनिमय है, जो भी कह सकते हैं खर्च करने की दर है या अन्य चीज़ें हैं, उनकी पूरी जांच रखी जाएगी इसी के अंतर्गत। तो ये बड़ा अहम फैसला और अच्छा फैसला मैं मानूंगा। अगले प्रश्न देख लेते हैं। एडीबी ने भारत में कोविड-19 संकट से लड़ने के लिए 1.5 अरब डॉलर जारी किए हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को याद हो अगर कि एडीबी ने इससे पहले 2.2 बिलियन डॉलर यानी कि 2.2 अरब डॉलर रुपए अभी रिसेंट में जारी किए थे इंडिया को, ठीक है। और दोबारा 1.5 अरब डॉलर जारी किए हैं भारत में कोविड-19 के संकट से निपटान के लिए, यानी कि अच्छी चिकित्सा, अच्छी दवाएं, अच्छी बेहतर सुविधाएं मिल सकें, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा, अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने भी 1 बिलियन डॉलर की राशि अनुदानित की थी भारत के लिए। तो 2 चीज़ें हो गई। अब एडीबी की बात चलिए तो एडीबी की स्थापना में बार बार डिस्कस करता रहता हूँ। एडीबी की स्थापना 1966 में होती है। इसका हेडक्वार्टर मनीला में है। टोटल सदस्यों की संख्या 68 है, जिनमें से 48 मेंबर फ्रॉम एशिया, बाकी सदस्य हैं वो अन्य हैं, लेकिन 48 सदस्य इनमें से जो हैं वो है एशिया से संबंधित। तो बातें क्लियर हो गई कि है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाया गया है। देखिए, यूनेस्को द्वारा प्रमाणित है ये अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। क्यों मनाया जाता है ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, एक जो आधुनिक बेले नृत्य है, आधुनिक बेले के जनक माने जाते हैं फ्रांस के एक नृत्यकार हैं, उनका नाम है जीन जॉर्जस। तो जीन जॉर्जस का जन्म भी 29 अप्रैल को ही हुआ था और इन्हें महान नृत्य सुधारक माना जाता है और आधुनिक बेले का जन्मदाता माना जाता है। तो इन्हीं की जन्मदिन पर स्मृति में कह सकते हैं यूनेस्को ने अधिकार प्रदान किया अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस का 29 अप्रैल को। तो ये थे आज के 10 प्रश्न। आपसे महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न आपको लगता हो कि वास्तव में पूछने योग्य है, जो चीज़ें समझ नहीं आई हैं, आपके दिमाग में प्रश्न बिंदु बनते हैं, तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। कैसा लगा वीडियो आप जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।